हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होकर के लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके उसी लक्ष्य के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक योजना कुरुक्षेत्र की सीरीज स्टार्ट की हुई है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर। उस योजना कुरुक्षेत्र का जो कंसेप्ट है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, पिछली 2 क्लासों में आप समझ भी चुके हैं कि इसके माध्यम से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सीधा-सीधा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ना इधर का और ना उधर का, सीधा आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो और चाहे मुख्य परीक्षा, ठीक है ना? दोनों तरीके के एग्जाम के लिए हम लोगों ने इस योजना को, कुरुक्षेत्र को, इस मैगजीन को कवर करने की कोशिश की है। मैंने पहली भी क्लास में आपको बताया हुआ है कि इस योजना की या कुरुक्षेत्र की क्लास करने का पर्पस ये है कि आपको केवल क्रक्स नहीं देना है, आपको मैटर नहीं देना है, बल्कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा टॉपर होगा, ऐसा कोई भी सिलेक्टेड पर्सन होगा जिसने योजना कुरुक्षेत्र ना पढ़ी हो। क्योंकि यूपीएससी योजना कुरुक्षेत्र जैसी सरकार द्वारा पब्लिश होती हुई, प्रकाशित होती हुई मैगजीन से सीधे-सीधे प्रश्न उठाती है, क्योंकि इनमें जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो हमारे देश ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में चर्चा की जाती है। और वही आपका काम भी है, कल जब सिलेक्शन लेंगे तो आपका उद्देश्य, आपका जो जॉब का जो पर्पज है वो यही है कि आप अपने देश के विकास में अपनी एक भूमिका निभाएं। तो ये मैगजीन भी वही काम करती हैं कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की चलाई गई योजनाएं, उनके कार्यक्रम, उनकी उपलब्धियां, उनके जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देती है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें आपको उपलब्ध कराने का हमारा उद्देश्य है कि आप इन योजनाओं, इन कार्यक्रमों या सरकार द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको सही ढंग से समझ सकें, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको आप जान सकें। तो यही हमारा प्रयास है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। और मैं आज आप लोगों के डिस्कस करूंगा जनवरी की योजना 2024 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करने में सुगमता के मुद्दे पर जो केंद्रित है। उसमें आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यह है क्या। इसके बारे में जैम कहते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, जैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंट मीन सरकारी, और मार्केट प्लेस यानी कि बाजार का स्थान। इस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें एक बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से सरकार अपनी जरूरतें पूरी करती है, बाजार से या व्यवस्था से क्या क्या खरीदती है, कहां से खरीदती है, किस प्रकार से खरीदती है। क्योंकि सरकार को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो कहां से इनकी खरीदारी करती है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे खरीदारी करती है, कहां से खरीदारी करती है, किस प्रकार से करती है, कितनी करती है, उसके क्या पर्पस हैं, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये उसी से संबंधित है, ठीक है ना। जैम, अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आप देख रहे होंगे, ये जैम का यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एक सिंबल है, लोगो है, इसको आप पहचान लीजिए, ठीक है ना। और आज का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जैम से बड़ी सरकारी खरीद में पारदर्शिता और सहूलियत, यानी कि सुविधा और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है इसके माध्यम से। यह आज का टॉपिक है जिसे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर जैम है क्या, क्या काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया था। फिर जानेंगे कि इससे हमें लागू किया गया तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और इससे लागू किया गया है तो इससे क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स हुई हैं, कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, और इसमें भविष्य की क्या संभावना है, यानी कि सरकार इसके लिए और क्या क्या कर रही है। इन सभी पक्षों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
क्योंकि इन्हीं सभी पक्षों से ही आपके प्रश्न बनते हैं। एवरीबॉडी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरी क्लास आप सभी उन सभी छात्रों के लिए है जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य को टारगेट किए हुए हैं, अपने लक्ष्य को चिन्हित किए हुए हैं, और जिनके पास संसाधन कम है या जिनको लगता है कि उनके पास समय कम है, तो मेरी क्लास से उस कंटेंट को उठा सकते हैं। कम पढ़ने वाले या इधर उधर की बातचीत करने वाले या इधर उधर के कमेंटबाजी करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए यह क्लास सामान्यतः मेरी क्लास नहीं होती, यह सभी आप लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सीरियस होकर के अपने लक्ष्य को पाएं, और ये लक्ष्य सिर्फ आपका नहीं है, ये लक्ष्य आपके माँ बाप का भी है, हमारा भी है, कि आप सफल हों। और उसी दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग लेकर के आए हैं, इतनी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि पर्पस आपकी सफलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम क्या है। ओके, जैम एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि एक मजबूत डिजिटल पोर्टल है। क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसकी स्थापना अगस्त 2016 में की गई थी। इसे कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2016 में किया गया था। यह क्या है और यह कब शुरू किया गया? यह क्या काम करता है? यह केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, उनके संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उपक्रम हैं, उनके लिए एंड टू एंड खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि सरकार के जितने भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या उनके विभिन्न संगठन हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इन सभी के लिए खरीद की सुविधा देता है। यानी कि सरकार जितना भी कहीं से कुछ भी सामान खरीदती है तो वो यहां से खरीदती है। ये उन्हें खरीदने की सुविधा देता है कि सरकार को अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसी ऑनलाइन पोर्टल से ही वो कई चीजें भी खरीद सकती है। ठीक है ना? इसके माध्यम से ध्यान रखिएगा, इस समय वर्तमान में लगभग इस पर 11,600 से अधिक उत्पादों की श्रेणियां हैं। यानी कितने हैं? लगभग 11,500 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं इस पर, और लगभग 300 से ज्यादा सेवाओं की श्रेणियां हैं। यानी कि इनसे सर्विस भी ले सकते हैं और वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। ये 11,500 के आसपास आपके वस्तुएं हैं और 300 से ज्यादा लगभग श्रेणियां, सेवाओं की श्रेणियां हैं। यानी कि जिस सेवा की या वस्तु की उनको जरूरत होती है यहां पर मौजूद है। ओके, यहां से वो खरीदती है। अब कहोगे समझ में नहीं आ रहा क्या है? आप लोग समझिएगा, जस्ट लाइक अमेजन, आपने ऑनलाइन पोर्टल देखे ना, ऑनलाइन साइट्स जहां से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तमाम तरह के प्रोडक्ट, तमाम तरह की कंपनियां हैं, साइट्स हैं जहां से आप और हम खरीदारी करते हैं। उसी तरीके से सरकार के लिए सरकार का ये एक पोर्टल है जहां से वो खरीदारी करती है। ठीक है ना? अब जैसे हम अपने फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, सारी लिस्ट रहती है उनके सामने, उनके रेट रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी उनकी सारी चीजें रहती हैं। एक तरीके से सरकार को खरीदने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है ना? ई मार्केट प्लेस। यह सरकारी खरीदारों को पूरे भारत में विक्रेताओं से सीधे सामान खरीदने और सेवाएं खरीदने के लिए एक पेपरलेस, कैशलेस, संपर्क रहित परिस्थिति तंत्र प्रदान करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से आप, सरकार जो खरीदती है वो पूरे भारत में सीधे विक्रेताओं से, जो विक्रेता बेचने वाले हैं उनसे सीधा सामान और सेवाएं, वस्तु और सेवाएं दोनों खरीदती है। लेकिन ये कैसा होता है? विदाउट पेपर होता है, विदाउट कैश होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट होता है। जैसे हम लोग खरीदते हैं, कोई पेपर नहीं, कोई कैश नहीं और कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं, सीधा घर पर डिलीवरी हो जाती है। यही सेम चीज उनके लिए भी है। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या होता है? जैम विक्रेता, यानी कि इस पर जो विक्रेता हैं वो, उनका पंजीकरण होता है। अब बेचेगा कौन? अब आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट तो भाई तमाम तरह की चीजों को खुद बेचती है। यहां पर जो बेचने वाले हैं वो अपना खुद का पंजीकरण कराते हैं, और वहां से लेकर के माल की प्राप्ति और समय पर भुगतान तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब इसमें होती है, सारी की सारी।
सामान कौन बेचता है? ये सभी विक्रेता, आप मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे उद्योगपति से लेकर के आम आदमी जो छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, वो भी यहाँ पर पंजीकरण करा सकते हैं। उनका भी माल वहां पर रजिस्टर हो सकता है, उसके बाद वो बेचा जा सकता है, सरकार उसको खरीदती है। ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, इसे कहते हैं जैम। ओके, तो इन 4 पॉइंट्स में इस बात को आराम से आप समझ लीजिएगा, जैम क्या है। एवरीबॉडी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने योजना मैगजीन को खरीदा होगा, लेकिन कितनों ने पढ़ा होगा ये आप अपने दिल से ईमानदारी से पूछिएगा। और पढ़ा भी नहीं होगा, केवल नाम सुना होगा, और बहुत सारे लोगों ने तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नाम तक नहीं सुना होगा कि ये भी कोई चीज है। सुना भी हो तो जानने की कोशिश नहीं की होगी। अब आप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है और कैसे काम करती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को देखते हैं, और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कहिए, कुछ भी कहिए। आपका फरवरी का हिंदी का बैच, लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच आपका लॉन्च हो रहा है मॉर्निंग में 8 बजे, और यह बैच 9 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से? 9 फरवरी से। इसमें हम लोग लगातार बताते हैं कि फाउंडेशन बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं, किस तरीके से आपको सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। जिस चीजों की जरूरत हमारे मार्केट में हम जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां पर उसकी फीस मात्र, सोचिएगा, मात्र ये रही 23,999। कोड आप यूज करेंगे MK लाइव तो मात्र 24,000 रुपए। इतने फीस में आपको 2025-26 दोनों साल के टारगेट करते हुए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें दोनों साल के लिए आपके लिए पूरी तैयारी कराई जाती है। लगभग 18 महीने से ज्यादा का कोर्स है ये, जिसमें हम पहले 11 महीने, वो सॉरी 12 से 13 महीने आपको केवल फाउंडेशन तैयार करवाएंगे, जिसमें प्री कम मेंस का पूरा फाउंडेशन है। उसके बाद प्री पर टारगेट करते हुए अलग से प्री की क्लास है, अलग से आपकी मेंस की क्लास है, और मेंस का तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो आपको यहां अपने पास बुलाएंगे हम, रहने खाने से लेकर के सारी व्यवस्था संस्थान करेगा। और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सभी IAS रिटायर्ड बड़े अधिकारियों के माध्यम से आपको इसमें क्या किया जाएगा, इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप इंटरव्यू से वापस न लौट सकें। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी 4 स्टेज में। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, जब एग्जाम देंगे उस समय की टेस्ट सीरीज अलग है, वो सब इंक्लूड है इसमें। मटेरियल से लेकर के पर्सनल मेंटर्स आपको दिए जाएंगे, जिनसे आप कभी भी कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और बाकी हम लोगों का पर्सनल गाइडेंस तो आप लोगों के साथ में है ही। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको पर्सनल गाइड करता हूं और करता रहूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस कोर्स को हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको गाइड कर सके और आपको आगे बढ़ा सके। देखिए, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, हम लोग उतनी मेहनत से यहाँ भी पढ़ाते हैं और उतनी मेहनत से हम अंदर भी पढ़ाते हैं, मतलब ऐप पे पढ़ाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि यूट्यूब पर एक सिस्टमेटिक सारी कोर्स नहीं होते, ये आप अच्छे से जानते हैं। जबकि हम लोग पेड कोर्स में उसका एक पूरा कहा जाए कि पूरा सिलेबस का पूरा डिफाइन रहता है, टारगेट रहता है, सब कुछ समय के साथ हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए एक सही व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हमें एक कोर्स के साथ जाना होता है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि आप सभी लोग ऑलरेडी बनने वाले भविष्य के ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप समझदार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आधी अधूरी तरीके से चीजें तैयार नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अफोर्डेबल फीस में आप लोगों को सारी चीजें करा रहे हैं, जिसके लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तो सोचिएगा आप लोगों के बाजार में कोचिंगों को देने के लिए लग जाते हैं। फिर रहना खाना बड़े शहर में सारी चीजें कितना महंगा पड़ता है, जबकि ये सारी क्लासेस आपको उसी क्वालिटी के साथ आपके घर पर मिल रही हैं, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में। तो उसको देर मत कीजिए, जल्दी इसको ज्वाइन करिए। और बाकी किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ मनोज कुमार, ये मेरा कोड है। और कुछ भी परचेज करने से पहले कोर्स परचेज करिए, बुक्स परचेज करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी परचेज करते हैं
अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। और बाकी कोई डाउट हो तो ये मेरे 3 कॉन्टैक्ट हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी। यहां पर आप आराम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में कि भाई वो क्या था। वो तो हमने जान लिया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, लेकिन इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्यों को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस मंच का उद्देश्य उचित दरों पर, यानी कि कीमत भी सही होनी चाहिए, उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए, वस्तुएं और सेवाएं कैसी, क्वालिटेटिव, के लिए एक प्रतिस्पर्धी बाजार स्थापित करना है। 3 चीजें, उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी बाजार स्थापित करना है जहां से सरकार खरीदेगी और बाकी सब बेचेंगे। ठीक है ना? इससे पूर्व अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले जो सार्वजनिक खरीद की जाती थी वो, एक तो ध्यान रखिएगा, वो ऑफलाइन थी। कैसी थी? ऑफलाइन थी। एक अपारदर्शी थी, यानी कि लोगों से खरीदा जाता था, एजेंटों से खरीदने पड़ता था, एजेंट लगे हुए थे। ठीक है ना? उनमें समय लगता था, भ्रष्टाचार होता था क्योंकि एजेंट बीच में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग, तमाम तरह के लोग सरकार के साथ मिलकर के, सरकार के विभागों के साथ मिलकर के उल्टी सीधी गलत सलत चीजें उनको सप्लाई कर दिया करते थे, और ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें हमको उपलब्ध कराई जाती थी बाद में, उनकी क्वालिटी कितनी घटिया होती थी आप अच्छे से जानते हैं। तो एक वो प्रणाली जो पहले थी वो अपारदर्शी थी, गैर नॉन ट्रांसपेरेंट, समय लगता था, भ्रष्टाचार था उसके अंतर्गत, और गुटबंदी थी क्योंकि बहुत सारे एजेंट यही सब काम करते थे, उनका अपना एक गुट था। बाहर का कोई अन्य व्यक्ति सरकार के विभागों में अपना सामान बेच ही नहीं सकता था क्योंकि वो गुट उनको काम करने ही देते थे। ठीक है ना? इसीलिए जैम की परिकल्पना की गई कि हम एक नया सिस्टम बनाएं जिसके माध्यम से चीजों को बदला जाए। इसलिए इसमें मैनुअल प्रक्रियाओं को बदलने, मैनुअल यानी कि ऑफलाइन प्रक्रिया, आम आदमी के माध्यम से जो खरीद बिक्री होती है उसको बदलना है। सार्वजनिक खरीद को अधिक कुशल बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है, और पारदर्शी तथा समावेशी बनाना है। ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, समावेशी यानी कि एक ही जगह पर तमाम तरह की सारी चीजें एक साथ मिल जाए, समावेशी हो जाए। इसके लिए हमने इसको बनाया था। यह उद्देश्य है। क्लियर है? ऊपर वाला और ये वाला, और इस समस्या का समाधान करने के लिए ये 3 चीजें। इज इट ओके? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए इसके आगे। अब इसको हमने लागू कर दिया, सब काम कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? लागू तो कर दिया है, कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला? बेनिफिट क्या मिलेंगे वो तो हम पहले उद्देश्य हैं, लेकिन क्या मिले, क्योंकि 2016 में लागू हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं। इसकी वजह से ध्यान रखिएगा, डिजिटलीकरण से प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि हुई है, यानी कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हुआ है, पहले से ज्यादा समय बचा है, सारी चीजें हुई हैं, अच्छा हुआ है। पारदर्शिता में सुधार हुआ है क्योंकि करप्शन कम हुआ। ऑनलाइन करना है, अब इसमें कोई एजेंट ही नहीं। चक्र समय कम हुआ है, यानी कि जो खरीद बिक्री का, पेमेंट का जो चक्र है, खरीदना, बेचना और वापस पैसा भेजना, ये सारा जो चक्र है उसका समय कम हुआ है, समय बचा है। और जो बोलीदाता हैं, बोलीदाता यानी कि सरकार के विभाग जो सामान खरीदते हैं, बोली लगाते हैं सामान की कि हमको इतना सामान चाहिए, बताओ कि कौन देगा, उसमें भी विश्वास बढ़ा है। ये सारी चीजें साथ के साथ जैम ने एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो हैं, स्टार्टअप, महिला उद्यमी, कारीगर और स्वयं सहायता समूह सहित विविध पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि यह काम कोई भी कर सकता है, महिला उद्यमी भी कर सकती हैं, एमएसएमई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्टअप भी कर सकते हैं, कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह है, ये सरकार को अपना सामान बेचते हैं। और इसके बेचने की वजह से क्या हुआ? इनका भी सशक्तिकरण हुआ है, इनका विकास हुआ है पिछले समय में। क्यों? क्योंकि इनको एक बेहतरीन जगह मिल रही है। अब इसमें कोई भ्रष्टाचारी बीच में दलाल नहीं है, एजेंट नहीं है, डायरेक्ट सरकार को बेच सकते हैं, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म देश भर में परेशानी मुक्त डिजिटल लेन देन का समर्थन कर रहा है और खरीदारों और विक्रेताओं को सशक्त बना रहा है, दोनों को। ये इसके लाभ हैं जो इस समय
बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ई जो मार्केट प्लेस है उसके क्या लाभ हैं बता सकते हैं। ये रहे उद्देश्य क्या है वो ये रहे एवरीबॉडी। तो ये लाभ है। अब बात आती है 7 साल हुए हैं तो क्या इसमें कुछ ग्रोथ हुई है? किसी प्रकार की कोई ग्रोथ हुई हो, कोई चीज हुई हो? सोचिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और मिल रहा है। यही तो चीज है। उपलब्धियां देखिएगा, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। जैम ने साल 10 साल महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, लगातार वृद्धि हो रही है इसमें। इसने पहले वर्ष में लगभग 420 करोड़ का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया था। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मर्केंटाइज वैल्यू कहते हैं इसको, यानी कि 420 करोड़ का मर्केंटाइज वैल्यू का इसने बिजनेस किया था। 420 करोड़ का ये पहले साल में 2016 में। 2021-22 में आकर के ये 1 लाख करोड़ का हो गया 5 साल के अंदर। 2016 से लेकर के 2021-22 तक कितना हो गया? 1 लाख करोड़। ठीक है ना। 2022-23 में 88% से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। 2 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच गया अगले साल ही। और जैम का लक्ष्य 2023-24 में 3 लाख करोड़ पहुंचाने का है। यह लक्ष्य है और आसानी से इसको पार किया जा सकता है। तो यानी कि सोचिए कितना बड़ा मार्केट प्लेस बन गया है जो 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है, लेन देन कर रहा है। तो सोचिए कितने सारे प्रोडक्ट सरकार खरीद रही होगी, किन किन लोगों से खरीद रही होगी। जिन लोगों से खरीद रही होगी उनका प्रोडक्शन कैसे तेजी से बढ़ा होगा, उनको कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितना लोगों का सशक्तिकरण होगा। अब आप समझ सकते हैं ये इसके अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं कि लगातार ये कितना ग्रोथ कर रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई आर्टिकल पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, इसी तरीके से डिवाइड करने के पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपको फायदे मिलेंगे प्रॉपर तरीके से कि यह क्या है, यह क्यों शुरू किया गया, यह कब शुरू किया गया, ठीक है ना, यह कैसे काम कर रहा है कि नहीं, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसकी उपलब्धियां क्या हैं, ये सारी चीजें इसी तरीके से डिवाइड करके जब पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक सेशन आप लोगों का और लिया हुआ था करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें कैसे पढ़ें, तो मैंने 5W+1H की अवधारणा पर चर्चा की थी। 5W+1H, 5W मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ, इनके बारे में बात की थी। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु ये फैक्चुअल है, 4 चीजें। व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ का मतलब होता है क्यों और कैसे। तो क्यों और कैसे इसका मतलब होता है कि मेंस का विश्लेषणात्मक प्रश्न आपका बन जाएगा। कब किया गया, किसने किया, कहां किया और ये क्या है, ये फैक्चुअल है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न बनते हैं यहां से, फैक्चुअल चीजों से। बाकी मेंस के लिए क्यों और कैसे। तो अब आप समझ गए एवरीबॉडी उद्देश्य क्या है, यानी क्यों लॉन्च किया गया, यह उद्देश्य है। यह कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, कहां लॉन्च किया, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें आगे की संभावनाएं क्या है, आगे की ओर सरकार इसके लिए और क्या क्या सुधार करने की कोशिश कर रही है, क्या आगे की संभावनाएं हैं और इसमें लगातार किस तरीके से विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो जैम है, अब इसमें सोचिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के सिस्टम को इसमें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑनलाइन पोर्टल में। और वास्तविक, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल रियलिटी, ऐसी सारी चीजों को इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत तकनीकों के साथ एक अपने प्लेटफॉर्म को नया रूप देने और उन्नत करने की योजना बना रहा है इसके माध्यम से कि इसको और अच्छे से किया जाए। अब इससे क्या होगा, इन सारी चीजों से एक तो उसमें कंडीशन होगी, जो वस्तुएं दिखेंगी वो ओरिजिनल दिखने लगेंगी, साफ सुथरी दिखने लगेंगी, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में और अच्छे से आ जाएगी, क्वालिटी बिल्कुल साफ दिखने लगेगी उसके अंतर्गत,
फिल्टराइजेशन, जो वस्तुओं की कैटेगरी जो होती है, फिल्टराइजेशन अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैसे तय होगी, ये ऑटोमेटिक आने लगेंगी। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो उपयोग करेगा, ऑफलाइन बेचने वाला और खरीदने वाला, सभी लोग, इससे क्या होगा, उनका अनुभव बेहतर होगा कि यार ऐप बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को डील करता है। यानी कि इसमें पारदर्शिता में सुधार होगा, और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में और ज्यादा समावेशिता आएगी, यानी कि और ज्यादा प्रोडक्ट डाले जा सकते हैं, और ज्यादा चीजों को उसमें शामिल किया जा सकता है, और सारे डिपार्टमेंट इसमें ऐड किया जा सकते हैं, और जो लोग विक्रेता हैं या सेवा प्रदाता हैं वो भी सब इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं इसमें, ये भविष्य के लिए है जिसके किया जा सकता है। अब ये सारी चीज तो हो गई, लेकिन असली जो मुद्दा है दोस्तों, वो ये है कि आखिर भारत में व्यापार करने की सुगमता, जैसा कि योजना का जो थीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें ये कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अपनी कोई भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल निभा सकता है। भाई मैं विक्रेता हूं, मैं उद्यमी हूं, मैं स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य हूं, और मैं कोई काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कुछ नई चीजें बनाऊं और मैं बेचूं, लेकिन प्रक्रिया अगर अच्छी होगी सोचिएगा, गलत सलत चीजों के लिए मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली 2 क्लास में बताया, जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से आलतू फालतू जो कानून है उनको हटाया गया और केवल मौद्रिक दंड लगा करके आपको फ्री किया जा रहा है। तो मेरे अंदर एक विश्वास बढ़ेगा। प्रक्रिया जब आसान होगी, अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे जेल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी, और ना ही मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से काफी सुविधा हमको मिली है। अब इसके माध्यम से हमको व्यापार करने का एक मौका और मिलेगा, कि एक नई चीज हमको और मिल रही है कि यहां पर हम सरकार को भी अपना सामान बेच सकते हैं। अब इससे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये देख लीजिएगा। जेम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है या किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा कैसे कैसे कर सकता है। यह एक सुविधा प्रदाता के रूप में, यानी कि यह खरीदार को, विक्रेता को, सेवा प्रदाता को, सभी को एक मंच पर लेकर के आता है। यानी सभी लोग एक ही मंच पर आ रहे हैं, और एक ही मंच पर आ रहे हैं तो सबको एक बढ़िया सुविधा मिल रही है, खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को, सेवा देने वाले को भी। एक ही जगह से सारी चीजें सॉल्व है। दूसरा, इसकी वजह से लागत में कमी और दक्षता के माध्यम से परिवर्तन होगा। नेचुरल सी बात है, इससे दक्षता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, और इससे सार्वजनिक खरीद में एक क्रांति आ सकती है। क्या आ सकती है? सार्वजनिक खरीद में एक क्रांति आ सकती है। यानी कि सरकार, सरकारी विभाग, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी संगठन, और अच्छे तरीके से, ज्यादा मात्रा में, कम कीमत पर बेहतर तरीके से खरीद सकते हैं, और हम उसको आसानी से बेच सकते हैं। विक्रेताओं का समावेशी सशक्तिकरण होगा। बिल्कुल सही बात है, विक्रेताओं का समावेशी सशक्तिकरण। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विक्रेता हैं, सभी विक्रेता इसमें शामिल होंगे। यानी कि महिला उद्यमी भी हो सकते हैं, स्टार्टअप वाले भी हो सकते हैं, है कि नहीं, स्वयं सहायता समूह वाले भी हो सकते हैं, सहकारी समितियां भी हो सकती हैं, जो भी कारीगर वगैरह है, कोई भी, सबके सब इसमें शामिल हो सकते हैं, सबके सब अपनी भी चीजों को बेच सकते हैं। जो भी पैदा करता है वो सब इसमें आ सकते हैं। निर्बाध पंजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि इसमें अब अपना माल बेचने के लिए आराम से आप पंजीकरण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान प्रक्रिया है। क्योंकि बिना पंजीकरण के तो आप, नेचुरल सी बात है दोस्तों, आप कोई माल नहीं बेच सकते सरकार को, या कहीं पर बिना रजिस्टर्ड हुए आप कुछ नहीं कर सकते। अमेजन पे भी, अमेजन कोई सामान नहीं बनाता, वो विभिन्न प्रकार के दुकानदारों से सामान को अटैच कराता है। यानी बहुत सारे व्यापारी दुकानदार उसमें अपने आप को पंजीकृत करते हैं और उनका माल बेचा जाता है। वो तो देखिए, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब क्या है? ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं को अपना सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। और सोचिए, जो बेचने वाला व्यक्ति है, कोई भी दुकानदार है, अपना सामान बेचता है, वो क्या करता है, अमेजन या फ्लिपकार्ट को अपना सामान बेचने के लिए पहले पंजीकरण कराता है, उसके बदले में हर सामान पर एक छोटा सा, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी कि विक्रेता का थोड़ा सा शुल्क वो लेता है। तो यहां पर क्या है,
उसी तरीके से यहां पर भी है, जैसे सेम वो है वैसे ही ये है। तो यहां पर भी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम डाटा लगेगा, इसमें ज्यादा डाटा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। गतिशील उत्पादन और सेवा प्लेटफॉर्म। गतिशील उत्पादन का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसी जरूरत हो वैसे उत्पाद, यानी कि जरूरत के अनुसार उत्पाद, जरूरत के अनुसार उत्पाद, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जो खरीदारी करते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। जो खरीदने वाले हैं उनसे फीडबैक लेते हैं कि भाई आप बताइए आपको और क्या चाहिए, किस प्रकार की वस्तु चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, डिजाइन बताइए, क्वालिटी बताइए। उनसे फीडबैक लेकर के हम नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, दैट इज द गतिशीलता। नए नए उत्पाद बनाना, जैसी मार्केट के लिए जरूरत हो। सेम उसी तरह की सेवा, बोले आपको कैसी सेवा चाहिए, कैसे टीचर चाहिए, कैसे प्लम्बर चाहिए, किस तरीके के चाहिए, ये सारी चीजें। विविध खरीद प्रणाली, विविध खरीद यानी कि नीलामी के माध्यम से, डायरेक्ट खरीद के माध्यम से, ठीक है ना, रिवर्स नीलामी के माध्यम से। खरीद प्रणाली की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। आपकी फॉरवर्ड नीलामी है, ठीक ना, प्रत्यक्ष नीलामी है, ठीक, बोली है, रिवर्स नीलामी है। तमाम तरह की चीजों के माध्यम से खरीद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली आपने डाला और उसने खरीद लिया, आपने पैसे टैग किए और उसने सामने खरीद लिए। ऐसा नहीं है फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह। यहां पर कभी कभी सरकारी विभाग जो हैं खरीदेंगे तो बोली भी लगा सकते हैं। कुछ वस्तुओं पर आप डायरेक्ट पैसा भी लगा सकते हैं, ये इतने का है। सामने वाला कह भी सकता है कि भाई हम इतने में खरीदने के लिए तैयार हैं, क्या आप देने को तैयार हो? तो ये भी हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें हैं। अनुबंध प्रबंधन, ठीक है ना। अनुबंध का मैनेजमेंट, जो हमारे और उसके बीच में एग्रीमेंट होगा। अब मैंने माल तो दिखा दिया, सप्लाई कैसी होगी, उसका एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें सारा का सारा जो कुछ भी होगा वो पेपरलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा। अनुबंध प्रबंधन। कैशलेस भुगतान और समय पर लेन देन होगा, बिल्कुल सही बात है, कैशलेस होगा और ऑन टाइम पेमेंट होगा। सूचना दृश्यता, यानी कि उसमें जो कुछ भी वस्तुएं और सेवाएं दिखाई जा रही हैं वही वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी आपको, साफ साफ। इसमें विश्वास आधारित रेटिंग प्रणाली, इसमें जो रेटिंग प्रणाली होगी वो फीडबैक के लिए होती है कि कौन किस चीज प्रोडक्ट को कितना फीडबैक दे रहा है, कैसा दे रहा है। आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐप वगैरह आप लोग यूज करते हैं, उसमें जैसे ही आप यूज करते हो उसके बाद रेटिंग आती है, रेटिंग दे दीजिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उस तरह की आप कर दीजिए। तो वो भी होता है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें भी रेटिंग है, लेकिन ये कैसी होगी रेटिंग, बिल्कुल ऑथेंटिक, विश्वास पर आधारित रेटिंग होगी। मांग का पूर्वानुमान, इसमें क्या होगा, बाजार में या सरकारी विभागों को कैसी चीजों की जरूरत है उसका पहले से उनको अंदाज लग जाएगा कि उनको किन किन चीजों की जरूरत है, उस हिसाब से हम चीजें बना सकते हैं। उनमें हम मोल भाव कर सकते हैं, खरीदार भी और विक्रेता भी दोनों आपस में मोल भाव कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तरदायी संपर्क केंद्र होते हैं, यानी कि इसमें कहीं पर भी कोई विवाद होता है, कोई भी चीज होती है तो उसके लिए आप बना दिया जाता है, एक सेंटर बना दिया जाता है, वहीं पर विवाद के समाधान की सुविधा भी होती है। तो कुल मिलाकर के जब इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगी तो सोचिए भारत में व्यापार करने में कितनी सरलता हो जाएगी, कितनी आसानी हो जाएगी। यही है वो। अब आप समझ सकते हैं, कहा जाए कि जैम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है, तो ये रहा इस तरीके से। इनमें से 15 पॉइंट है, 15 में से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख के आ जाओगे ना बेटा, एग्जाम में आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे, 60-70% नंबर मिल जाएंगे आपको मेंस में, अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो। बस जो मैंने समझाया है उसके अंदर मुश्किल से एक एक 1.5 लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन और देना है। अब काम हो जाएगा, 200-250 शब्दों में परफेक्ट आंसर बनेगा इसका। जैम क्या है, जैम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस प्रकार यह बढ़ावा दे सकता है, बताइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्लियर। अब आते हैं, अब बात करते हैं कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में डिजिटल पोर्टल के रूप में की गई थी। नंबर 2,
इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करना है। नंबर 3, यह पोर्टल सरकारी खरीदारों को एक पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस परिस्थिति तंत्र प्रदान करता है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 और उपरोक्त सभी। अब बताइए, अगर आपने मेरी क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और किसी को यदि इस पूरी क्लास की पीपीटी, पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे जुड़िएगा, सारी चीजें हैं उसमें, सब कुछ आपको मिलेगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है। पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुख्य परीक्षा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है और इसके विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। यह मेंस का क्वेश्चन है और यह मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है और इसके विकास के लिए सरकार और क्या प्रयास कर रही है। दोनों चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। इसी आज की क्लास के डिस्कशन में सारा कुछ मौजूद है। तो बस आप कलम उठाइए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और आंसर लिख डालिए फटाफट। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस क्लास को करते चले जाएंगे ना बेटा, तो आप यूपीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी मिलेंगे, मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी मिलेंगे। पेपर उठा के देखिएगा, जब पेपर आएगा तब हम बात करेंगे। क्या इसी तरह के प्रश्न नहीं आते? क्या यूपीएससी इसी तरह के प्री और मेंस के एग्जाम नहीं पूछ रही है? ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करने से पहले या कोई बुक्स परचेज करते हैं, किसी भी ऑप्शनल क्लास परचेज करते हैं या स्टेट पीसीएस का करते हैं या कोई भी कोर्स परचेज करते हैं स्टडी आईक्यू से, इस कोड को लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस आप लोगों के साथ में अटैच होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए हूं हमेशा, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है, कभी भी कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं आप मुझसे। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।